गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 13। मैंने आपको पहले इसके आगे सारे सीरीज़ में बता दिया है, आर्टिकल 1 से लेकर 12 तक। आप उसमें जाकर के मेरे शॉर्ट वीडियोस में देख सकते हैं। और बहुत बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज इस जो टॉपिक है इससे आते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुने और एक समझ विकसित करें, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, जिससे आपको बहुत इजी होगा क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, उसको समझने के लिए, और साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी भी बहुत डेवलप होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाली विधि। देखिए, सबसे पहले इसको समझना होगा कि अनुच्छेद 13 जो है वो है क्या एक्चुअली। आर्टिकल 13 इन हिंदी। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध ना हो। आपको पता है कि हम जो द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, द पर्सन हु आर लिविंग इन इंडिया हैव देयर सम फंडामेंटल राइट्स। हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और वो जो मौलिक अधिकार है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, बेसिक नीड्स हैं हमारी, ठीक है। अगर उसको किसी भी तरह से हनन किया जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए या उसका उल्लंघन किया जाए, तो फिर हम कहाँ जा सकते हैं, हम किससे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में इसमें समझाया हुआ है, अंडरस्टैंड। अब समझते हैं। तो अनुच्छेद 13 के मुख्य उपबंध क्या है। फर्स्ट, अनुच्छेद 13 का 1 सबसेक्शन 1 संविधान पूर्व कानून। जिस दिन संविधान बना 26 जनवरी 1949, जब ये लागू हुआ, उस दिन के पहले जितने भी कानून थे, देखिए इधर समझिए, उस दिन के पहले के जितने भी कानून थे, उस दिन के पहले के जितने भी कानून थे, वो सभी कानून वो किस तरह से हमारे मौलिक अधिकारों के लिए काम करेंगे, इसे हमें समझना होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। संविधान पूर्व कानून 26 जनवरी 1949 से पहले जो कानून बने वो हमारे मौलिक अधिकारों को अगर हनन करते हैं, वो जो भी उसमें जो कानून है, तो वो अमान्य हो जाएंगे। वो कानून क्या हो जाएंगे, अमान्य हो जाएंगे, ठीक है। संविधान के अनुसार जो हमारे मौलिक अधिकार है वो मान्य हो जाएंगे। संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून अस्तित्व में थे, यदि वे मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, तो उसे असंगति की सीमा तक शून्य या वॉइड हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। जहाँ तक वो नहीं रिलेवेंट कर रहे तो वो वॉइड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहले मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ। जैसे कि 26 जनवरी 1949 में कोई आईपीसी में एक ऐसा लॉ था कि सरकार, आईपीसी नहीं, सीआरपीसी या कोई भी एक ऐसा कानून समझ लेते हैं, गवर्नमेंट का कोई एक लॉ या बिल एक्ट हुआ है। उसमें ऐसा बताया गया था कि कोई एक लॉ था जिसमें बच्चों की एजुकेशन मात्र 10 साल तक ही देगी सरकार, ठीक है। बट अब आगे 26 जनवरी से 1949 के बाद जो अमेंडमेंट हुए, एजुकेशन से रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुए, 42वें संविधान संशोधन में जो अमेंडमेंट हुए, एजुकेशन को ऐड किया गया, राइट टू लाइफ में उसको जोड़ा गया, तो उसमें उनकी उम्र बढ़ा करके कितनी कर दी, 14 साल, 6 साल से 14 साल, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो तो अब वहाँ तक तो 10 साल था, तो 10 साल तक नहीं, वो गलत है, वो कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो 14 साल हो जाएगा। तो उसको गलत कब मानेंगे, जब वो कुछ गलत इम्पैक्ट कर रहा होगा, और अगर कुछ बढ़ावा हो रहा है तो उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं। अर्थात अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात पुराने कानून स्वतः समाप्त नहीं होते, बल्कि जितने भाग मौलिक अधिकारों के खिलाफ है उतने भाग अमान्य हो जाते हैं। पुराने जो कानून है वो समाप्त तो नहीं होंगे, बट जो मौलिक अधिकारों को क्रॉस कर रहे हैं, क्रैश कर रहे हैं, वो अमान्य हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 13 का 2 संविधान के पश्चात जो कानून, अब संविधान के बाद वाला कानून, ठीक है। राज्य, क्या लिख रहा है यहाँ पे, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता या सीमित करता हो। राज्य मतलब देश, हमारा देश कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों को खत्म करता हो या छीनता हो। यदि राज्य ऐसा कानून बनाता है तो वो कानून उसी सीमा तक शून्य होगा। अगर राज्य ऐसा, हमारा देश ऐसा कोई कानून बनाता है तो वो उसी सीमा तक क्षेत्र होगा जहाँ पर फंडामेंटल राइट की कोई वॉल्यूशन नहीं हो रहा। अगर फंडामेंटल राइट वॉल्यूट हो रहे हैं तो वो जो कानून राज्य के द्वारा बनाया गया है वो वॉइड हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। देखिए, अनुच्छेद 13 का 3 कानून की परिभाषा। अब कानून में क्या आता है, कानून मतलब रूल, नियम में क्या आता है समझते हैं। यहाँ कानून शब्द में शामिल कुछ चीज़ें शामिल हैं। कानून किसे कहा जाएगा उसको समझते हैं। पहला, अध्यादेश कानून है।
आदेश एक कानून है, नियम एक कानून है, विनियम रेगुलेशन एक कानून है, अधिसूचना नोटिफिकेशन एक कानून है, प्रथा या रूढ़ी कस्टम और यूजेस जो यूजेस होते हैं पुराने रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं वो भी एक कानून है, जो कि लोग घर में अपने कानून बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कानून है। तो अनुच्छेद 13 के 3 में कानून की परिभाषा को बहुत अच्छे से बताया है कि कानून क्या है। कानून सिर्फ वो नहीं जो आईपीसी सीआरपीसी में दिया गया है, बीएनएस एनएसएस में दिया गया है, वो कानून नहीं है। कानून कौन है? ये सारे जो कानून हैं ये भी कानून के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, रूल क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, अधिनियम विनियम, इनमें क्या अंतर है मैं आपको समझाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए आगे की स्लाइड तक, आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। आगे देखते हैं, यदि इनमें से कोई भी, देखो जो ऊपर जो दिया हुआ है 13 के 3 में जितने कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह अमान्य होगा। सीधी सी बात है, अगर इसमें से कोई भी ऐसा नियम कानून बनाया जाता है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे अमान्य माना जाएगा। अनुच्छेद 13 के 4 में संविधान संशोधन, अनुच्छेद 13 के 4 में क्या है? संविधान संशोधन है। यह प्रावधान 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में जोड़ा गया था। संविधान में कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं, तो वो किस में जोड़ा गया है? 13 के 4 में जोड़ा गया है। इसके अनुसार संविधान संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से जनरेट किया जाता है। क्या संविधान संशोधन जो होता है, जो एडिशन किया जाता है, क्या वो एक लॉ होता है? रॉन्ग, वो लॉ नहीं होता। आगे देखिए, इसलिए संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के असंगत शून्य नहीं होगा। अगर वो ऐड किया गया, संविधान संशोधन में कुछ चीज़ बढ़ाई गई है और कुछ अदर लॉ जा रहे हैं तो उसको लॉ नहीं माना जाएगा, वो ये माना जाएगा ये संविधान का ही भाग है, कोई लॉ नहीं, हमें उसे मानना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, लेकिन मौलिक संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के अनुसार संविधान संशोधन भी मौलिक ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता। भले ही कितने भी अमेंडमेंट हो, कितने भी संविधान संशोधन हो, पर वो हमारे मौलिक अधिकारों को बदल नहीं सकता। अब देखो क्लैश क्या है, इन्होंने संविधान संशोधन 13 के 4 में ये स्पष्ट किया है, 13 का 4 ही था, 13 के 4 में, यस 13 के 4 में उन्होंने ये स्पष्ट किया है, क्या स्पष्ट किया है कि संविधान संशोधन कानून नहीं है। कानून नहीं है तो उसके ऊपर कानून वाली जो परिभाषा जो मैंने संविधान संशोधन, संविधान का अनुच्छेद 13 के 2 में जो कानून है उसको एक्सप्लेन किया है, कानून क्या है उसको 3 में एक्सप्लेन किया है, संविधान का अनुच्छेद 13 के 3 में एक्सप्लेन किया कि कानून किसे कहा गया। पर अब संविधान के अनुच्छेद 13 के 4 में ये बताया गया है कि कौन कानून नहीं है, तो अमेंडमेंट कानून नहीं है। अमेंडमेंट अगर कानून नहीं है तो उसके ऊपर लॉ फॉलो नहीं होगा। बट इसमें एक्सप्लेन क्या हुआ है, बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, अगर संविधान संशोधन में भी कुछ ऐसा होता है जो कि फंडामेंटल राइट को या मौलिक ढांचों को परिवर्तन करता है या नष्ट करने की कोशिश करता है तो वो मान्य नहीं होगा। क्या मान्य नहीं होगा? संविधान संशोधन मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 13 का महत्व, न्यायिक समीक्षा, इसका क्या महत्व है? सबसे पहला न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की संरक्षण ढाल है, मौलिक अधिकारों एक संरक्षा प्रदान करना है। संसद और राज्य विधानमंडल की शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण, महत्वपूर्ण न्यायिक नियंत्रण के, अब इसमें कुछ कुछ क्या क्या है, जैसे क्या है, कंट्रोल है, संसद और राज्य विधानमंडल की शक्तियों पर नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग, और संवैधानिक नियंत्रण एक स्टेचुटरी या फिर एक बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री नियंत्रण, पार्लियामेंट के ऊपर भी एक नियंत्रण है, ठीक है। महत्वपूर्ण न्यायिक नियंत्रण, एक जो भी जुडिशियल की तरफ से भी एक न्यायिक नियंत्रण है। आगे इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप कोट कर सकते हैं, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में मौलिक संरचना सिद्धांत के ऊपर वो काम किया था। गोरखनाथ मामला था 1967 संसद की संशोधन शक्ति पर बहस। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के में संतुलन। उसके बाद में आगे नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको इंग्लिश में समझाने की कोशिश करती हूँ, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इफेक्टिव वीडियो है। आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट, लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन अ डेरोगेशन ऑफ अन फंडामेंटल राइट, मतलब ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को डेरोगेट करता हो, कम करता हो, नष्ट करता हो या उसको खत्म करने की कोशिश करता हो, तो हम उसको पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ अ पार्ट 3। आर्टिकल 13 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? पार्ट 3 का। आगे, फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इंश्योर, ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है दैट फंडामेंटल राइट आर सुप्रीम एंड कैन नॉट बी वायलेटेड बाय एनी लॉ मेड बाय द स्टेट। ये सुप्रीम है, सबसे बड़ी है, और ये किसी भी लॉ के द्वारा वायलेट नहीं की जा सकती। प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दोज लॉ विच आर
constitute before the constitution, those which are formed before the constitution is to be made, ठीक है. All law that were be in force before the commencement of the constitution, if they are inconsistent with the fundamental right, if they are inconsistent, अगर वो ठीक नहीं है, consistent नहीं है किससे, fundamental right से, then shall be void to be extent of such inconsistency, तो वो वहाँ तक के void हो जाएंगे जहाँ तक कि उनकी consistency fundamental right के साथ असंगति है, ठीक है. Old law was, आगे देखते हैं. ओल्ड लॉ वॉज नॉट कम्प्लीटली डिसअपियर, जो पुराना लॉ होगा वो पूरी तरह से डिसअपियर नहीं, ओनली द पार्ट वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट बिकम इनकॉर्पोरेट, जो पार्ट उसको इनकॉर्पोरेट करता है वो हटा दिया जाएगा. आर्टिकल 13 का 2 क्या बोलता है, आर्टिकल 13 का 2 बोलता है, आर्टिकल 13 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, द वही बात है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the fundamental right. Any law made in a contravention of this clause shall be void to the extent of the violation. मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद अगर कोई लॉ बनाया गया है तो वो वायलेट, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो पूरी तरीके से वॉइड हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा उस एक्सटेंट तक जहाँ तक वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ठीक है. आर्टिकल 13 मीनिंग ऑफ लॉ, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 का क्या बोलता है, मीनिंग ऑफ लॉ बोलता है. नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं 13 का 3. 13 मीनिंग ऑफ लॉ क्या है. आर्टिकल 13 का 3, द टर्म लॉ इज व्हाट, इट इंक्लूड ordinance, rules, regulation, notification, orders, custom and uses having a force of law. If any of this violate the fundamental right, they can be declared as a void. उसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, void डिक्लेयर कर देंगे, उसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, void डिक्लेयर कर देंगे. आगे देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन अब 13 का 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंसर्टेड बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971. ये कब आया था, इंसर्टेड किया गया था, कब आया था ये, 24th अमेंडमेंट, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, जिसके तहत इसमें एक इंसर्ट किया गया था. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर नॉट कंसिडर्ड एज अ लॉ, इसको लॉ नहीं कंसिडर करेंगे अंडर द आर्टिकल 13. देयरफॉर अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 13, इसलिए इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते. बट हाउएवर द अंडर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, मतलब अमेंडमेंट के थ्रू थोड़ा थोड़ा हम कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, बट उसको पूरी तरह से नल वॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को खराब ना करे. इवन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. किसका बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है. आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट क्या है, हाँ, इंपॉर्टेंट ऑफ आर्टिकल 13 का क्या है, फाउंडेशन ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन फ्रॉम द आर्बिट्ररी एंड स्टेट एक्शन, मतलब अपने मनमर्जी नहीं कर सकती स्टेट राज्य. एंश्योर द सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट, सुपरमेसी सुप्रीम लॉ है, बड़ा है, फंडामेंटल राइट बड़ा है. लिमिट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव. Important Supreme Court cases, Golaknath versus State of Punjab, fundamental right cannot be amended, later modified. Keshavanand Bharti versus State of Kerala, basic structure of a doctrine. Minerva Mills versus Union of India, balance between the fundamental right and DPSP. Okay, now next. आर्टिकल 13, अब पहले इसको समझते हैं. आर्टिकल 13 का 3 बहुत डिटेल में. ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्या है इसका. आर्टिकल 13 का 3 क्लैरिफाई व्हाट इज अ मीन्ड बाय अ वर्ड लॉ. इन आर्टिकल 13 दिस क्लॉज इज अ क्रूशियल बिकॉज ओनली दोज एक्शन विच विल फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ अ लॉ कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट द फंडामेंटल लॉ, ठीक है. टैक्सेशन, सबसे पहले टेक्सुअल मीनिंग सिंप्लीफाइड एंड आर्टिकल 13(3) लॉ इंक्लूड ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ. दिस इज कौन कौन से जो लॉ में आते हैं, ऑर्डिनेंस अध्यादेश, ऑर्डर आदेश, रूल नियम, रेगुलेशन विनियम, नोटिफिकेशन जो जारी में बोल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी इसका हिंदी, अभी मैं भूल गई हूँ. कस्टम रीति रिवाज या पुराने जो रूढ़ी चलते हैं वो. दिस इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन नॉट एन एग्जॉस्टिव वन, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है. वाई आर्टिकल 13(3) इज इंपॉर्टेंट, प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम बाईपासिंग द फंडामेंटल राइट्स बाय यूजिंग नॉन लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट, मतलब स्टेट को प्रिवेंट करना, कोई ऐसा लॉ ना बताने जो कि बाईपास कर दे फंडामेंटल राइट को. आगे देखते हैं. आर्टिकल 13 ऑफ द इंक्लूड ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ठीक है. 13 का 3 प्रिवेंट द स्टेट बाय बाईपासिंग द फंडामेंटल राइट बाय यूजिंग द नॉन लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट, एंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव एक्शन delegated the legislation and customary practices are also subject to a judicial review. अगर कुछ ऐसा होता है कि कोई लेजिस्लेटिव एक्शन या फिर कोई कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो पुराने समय से चली आ रही रीति रिवाज, अगर वो फंडामेंटल राइट को डेलीगेट करती है, डेरोगेट करती है, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ सकती है. न्याय उसके ऊपर अपना वापस से क्या कर सकती है, वापस एक नियम बना सकती है. एक्सपांड द स्कोप ऑफ अ प्रोडक्शन,
एक्सपांड द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, इसने क्या किया है, प्रोडक्शन बढ़ाया है, किसको बढ़ाया है, प्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट के प्रोडक्शन को बढ़ाया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला क्या, एक्सपांड। अब देखो कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल 13 का 3 एक्सप्लेन ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। व्हाट इज ऑर्डिनेंस, इशूड बाय अ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस माने अध्यादेश जो कि किसके द्वारा इशूड किया जाएगा, प्रेसिडेंट के बाद द्वारा। आर्टिकल 123 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 123 और अ गवर्नर के द्वारा 213, दो ये ऐसा आर्टिकल है जिसके थ्रू वो एक स्पेशल प्रोविजन ला करके एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हैविंग द सेम फोर्स ऑफ एन एक्शन पार्लियामेंट, ठीक है। राइट इट इज़ वॉइड। आगे देखते हैं, इफ़ एन ऑर्डिनेंस वॉयलेटेड फंडामेंटल राइट इट इज़ वॉइड। अगर वो वॉयलेटेड होता है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। हैव द सेम फोर्स ऑफ एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, वो चाहे किसके द्वारा जारी किया हुआ है, स्टेट लेजिस्लेटिव के ऊपर भी जारी किया जा सकता है या फिर उस पूरे केंद्र सरकार के ऊपर भी जारी किया जा सकता है। इफ़ एन ऑर्डिनेंस वॉयलेट फंडामेंटल राइट इट इज़ वॉइड। अगर कोई ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है तो वो ऑर्डिनेंस वॉइड होगा, गलत होगा। केसेस में डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987, मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस क्रिटिसाइज order, executive direction issued by the government and can be administrative or a quasi judicial. If an order violated fundamental right, court can strike to its down. Example, detention order violating article 21, इसमें ये दे रखा है, आप रूल्स देख सकते हैं। रूल का मतलब क्या, ऑर्डर समझ के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे रखे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्स कहेंगे, आदेश जारी करना। कि रूल मेड अंडर द अथॉरिटी, रूल किसके द्वारा बनते हैं, अथॉरिटी के द्वारा, डेलीगेटेड बाय द स्टेट, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा डेलीगेटेड होते हैं, नोन एज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। मस्ट कंप्लाई विद बोथ पेरेंट एक्ट एंड फंडामेंटल राइट, जो कि दोनों को कंप्लाई करते हैं, पेरेंट एक्ट जो पुराना एक्ट उसको, फंडामेंटल राइट को। केस ऑफ तमिलनाडु, तो रूल्स का मतलब क्या है, मेड अंडर द अथॉरिटी डेलीगेटेड बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा, ऑर्डर मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया रूल, स्टेटिक किसी एक स्टेट के लिए बनाया गया है, जबकि ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा या गवर्नर के द्वारा बनाया गया। ये तीनों चीज़ों में अंतर बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आगे देखते हैं, नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इम्प्लीमेंटेड लॉ, मतलब नोटिफिकेशन क्या है, एक सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया एक नोटिफिकेशन है जारी, ठीक है। इवन दो द एग्जीक्यूटिव इन नेचर, जो कि एग्जीक्यूटिव होती है जिसको हमें क्या बोल सकते हैं, हमें आगे कार्य करना ही है उसमें, दे हैव अ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, कैन बी इनवैलिडेटेड इफ़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर वो गलत होते हैं तो इनवैलिडेट भी हो जाते हैं, ठीक है, इनवैलिडेट भी हो जाएंगे और वो फंडामेंटल राइट को क्रॉस नहीं कर सकते। कस्टम और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, बहुत सारे रूढ़ी या बहुत सारे पुराने चले आ रहे विचार को भी हम समझते हैं। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्लूजन, व्हाट डज इट मीन, लॉ strong understanding practice following the society recognized and enforced by the courts. It is a law due to the continuous uses, example religious or social practices, personal law customs to the some extent. If some customs violated fundamental rights they can be struck down, वो struck down हो जाएंगी। आगे हमें उसे समझना होगा। if such customs violate a fundamental right they can be struck down, अगर वो ऐसे कोई पुराने रूढ़ी जैसे रीति रिवाज है जो कि परेशान होते हैं, फंडामेंटल राइट खराब होते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो वो रूढ़ीवादिता खत्म की जाएगी, ठीक है, उसको वायलेट किया जाएगा। इसका एग्जांपल है मधुकेशव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ट्रिपल कस्टम वर्सेस इक्वलिटी, ट्राइबल कस्टम वर्सेस इक्वलिटी, और सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, ट्रिपल तलाक डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आप जानते हैं ह्यूमन के ट्रिपल तलाक की जो जिस तरह से किया गया था, बहुत अच्छा है। इसका हक मूवी आई है, आप इसके ऊपर अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड आर्टिकल 13(3), प्योरली प्राइवेट एग्रीमेंट हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, जो प्राइवेट एग्रीमेंट है वो इसमें नहीं आएगा। पर्सनल लॉ एज पर द अर्लियर इंटरप्रिटेशन इन नारासू अप्पा माली, बट दिस इज डिबेटेड एंड इन्वॉल्विंग मोरल और सोशल प्रैक्टिसेस विदाउट लीगल एंफोर्सबिलिटी, मोरल और सोशल प्रैक्टिस चल रहे हैं घर में, इसमें कोई लॉ का कोई वो नहीं है, लॉ का कोई नियम नहीं है, तो उसमें वो काम नहीं करेगा। कनेक्शन विद द जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13(3) स्ट्रेंथन द जुडिशियल रिव्यू बाय द ब्रिंगिंग एग्जीक्यूटिव एक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रूटनी, मतलब वो उसको स्ट्रेंथन दे सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रूटनी के साथ होगा। इंश्योरिंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी डायलेटेड इनडायरेक्टली, हमारे जो मौलिक अधिकार है वो खराब ना हो या फिर वो कमज़ोर ना हो। आज के लिए इतना ही, आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।